नमस्कार। होली नज़दीक आ गई है और जैसा कि आपको पता ही है, होली जैसे त्योहारों के नज़दीक आते ही या हिंदुओं के किसी भी त्योहार के नज़दीक आते ही जो लिबिर लिबिर गिरोह होता है वो वर्च्यू सिग्नलिंग करना शुरू कर देता है। वर्च्यू सिग्नलिंग मतलब अपने आप को भला दर्शाते हुए आपके त्योहारों को, आपकी परंपराओं को, आपके तौर तरीकों को किसी तरह से नीचा दिखाने की कोशिश। इसे गैस लाइटिंग की तर्ज पर भी आप देख सकते हैं। गैस लाइटिंग की जाती है, आपकी हर चीज में कमी निकाली जाती है। इसका ये एक बहुत अच्छा नमूना होता है। दीपावली नजदीक आई तो पटाखों के शोर से कुत्तों को परेशानी होने लगती है। धुएं और धमाकों की आवाज से मरीजों को, अस्थमा के पेशेंट्स को, हार्ट के पेशेंट्स को दिक्कत होने लगती है। ये सारी दिक्कत तब लापता हो जाती है जब यही पटाखे न्यू ईयर पर फोड़े जाते हैं। जैसे ही दुर्गा पूजा नजदीक आएगी तो पशुओं के प्रति उनका प्रेम जाग जाएगा। बाकी पूरे साल तो आप जानते ही हैं कि आई लव चिकन का मतलब होता क्या है। ऐसा भी नहीं है कि ये एक त्योहार में होता है, ये करीब करीब हर त्योहार में होता है। करवा चौथ आएगा तो अचानक नारीवाद याद आने लगता है, और मकर संक्रांति नजदीक आई तो फिर याद आने लगता है कि पक्षी आपके पतंगों के मांझे से कट रहे हैं। कोई त्योहार ऐसा है ही नहीं जिसे छोड़ दिया तो होली को कैसे छोड़ते। होली जैसे ही नजदीक आती है तो इन्हें पानी बचाने की याद आने लगती है। थोड़े साल पहले तक का दौर अगर आप देखेंगे तो पानी बचाने की बातें करने वाले कई लोग होली के टाइम पर कूद पड़ते थे। सोशल मीडिया के माध्यमों से पानी की बचत की सलाह देने लगते थे, कैसे पानी बर्बाद हो रहा है ये बताने लगते थे। अब धीरे धीरे ये कम हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पहले हिंदू पलटकर जवाब नहीं देते थे, अब हिंदू पलटकर सवाल पूछने लगे हैं। सवाल भी ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं जिससे पतलून ही उतर जाए। घबराइए मत, पतलून उतर जाने का मतलब यहाँ मेरा शाब्दिक पतलून उतरना नहीं है। यहाँ पर हम सचमुच पतलून उतर जाने की बात कर रहे हैं। सचमुच पतलून उतर जाने की बात इसलिए क्योंकि जो जीन्स उन्होंने पहन रखा होता है, डेनिम का जीन्स अक्सर जो पहनते हैं लोग, उन सब ने जो डेनिम की जीन्स पहनी हुई होती है उसे बनाने में काफी ज्यादा पानी खर्च होता है। तो पानी की बचत की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो वो जीन्स ही उतारनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि भला एक जीन्स बनाने में कितना ज्यादा पानी खर्च होगा, चलिए देखें कि कितना पानी एक जीन्स बनाने में खर्च होता है। अगर हम लोग ये मान लें कि एक जीन्स को बनाने में 1 किलो कॉटन, 1 किलो कपास खर्च होगा, तो उस 1 किलो कपास को कहीं ना कहीं खेतों में उपजाना भी पड़ता है। 1 किलो कपास उपजाने का मतलब होगा करीबन 10,000 लीटर पानी का खर्चा। 10,000 लीटर पानी खर्च करके अगर आपने कपास उपजा भी लिया तो आपकी समस्या यहीं सुलझ नहीं गई। अभी आपको जीन्स बनाना है इस कपास से, तो जीन्स बनाने के लिए जो कपड़ा बनेगा, जो कपड़ा बुना जाएगा और उसे रंगा जाएगा, फिर डाई किया जाता है कपड़े को, तो कपड़े को नीला रंगने में कुछ पानी खर्च होगा। फिर उस रंग को छुड़ाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि जितना रंग डाला गया है वो धोने पर निकले ना, कपड़े से रंग निकलता है, कपड़े से रंग छूटता है धोने पर। तो पहले उसे धोकर परिष्कृत किया जाता है ताकि उससे बाद में रंग छूटे ना। इस काम के लिए और बहुत सारा पानी खर्च होता है क्योंकि जीन्स को, तैयार जीन्स के कपड़े को, डेनिम के कपड़े को कई बार धोना पड़ता है। इतना करने के बाद भी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। फिर इसकी सिलाई होगी, ये तैयार होगा, बटन वगैरह लगेंगे, फिर से ये धुलकर और आयरन वगैरह होकर, इस्त्री वगैरह होकर तैयार होगा, और उसके बाद कहीं पैक होकर ये आपके पास भेजा जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में 3 से 4,000 लीटर पानी फिर से खर्च हो जाता है। हाल में ही गैप जैसी कंपनियों ने ये कहना शुरू किया कि कैसे वो जीन्स बनाने में पानी बचा रहे हैं। सिर्फ गैप ऐसी कोशिश कर रही हो ऐसा भी नहीं था, उसके अलावा लिवाइस जैसी कंपनियां भी कहने लगी कि वो कम से कम पानी खर्च कर रहे हैं, सस्टेनेबल तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे जीन्स का निर्माण हो सके। इसके लिए ड्राई जीन्स या वाटरलेस जीन्स जैसे कंसेप्ट आए और आजकल ये काफी प्रचलन में है। काफी इसके प्रचार आपको अलग अलग जगहों पर दिख जाएंगे। यानी कि अगर कोई पानी बचाने की बात करे तो सबसे पहले उसे जीन्स का इस्तेमाल करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक आम जीन्स जो कि बहुत अच्छे ब्रांड का ना हो, बहुत महंगा ना हो, उसे अगर आप खरीदने जाते हैं तो भी उसे बनाने में 3,000 लीटर तक पानी खर्च हो चुका है। और ये तब है जब हम इस जीन्स के बनने की पूरी प्रक्रिया को न देखें, सिर्फ एक चरण को देखें।
इसके अलावा जीन्स बनने में अगर हम लोग देखें तो एक और अनोखी चीज होती है। जीन्स बनता कहाँ है, आता कहाँ से है, लिवाइस या गैप जैसी कंपनियां हैं कहाँ की, ये अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये तो अमेरिका जैसे देशों की कंपनी है। वहां कपास उपजता ही नहीं है, तो कपास उपजाने के लिए जो पानी खर्च हुआ वो भारत जैसे देशों का खर्च हुआ। यहाँ से फिर डेनिम का जब कपड़ा बनेगा तो वो हिमाचल जैसी जगहों पर मिलों में बनेगा। वहां से फिर निकलकर ये बांग्लादेश में जाएगा, जहां पर अक्सर बाल मजदूरी और ऐसे तरीकों से, मतलब जिसमें मजदूरों का शोषण होता हो, वैसे तरीकों से जीन्स सिल कर तैयार होती है। उसमें बटन वगैरह लगते हैं और उसके बाद वो पानी के जहाज से अमेरिका तक पहुंचेगा। अमेरिका में सिर्फ इस पर लेबल लगाया जाता है, इसकी क्वालिटी टेस्टिंग होती है और फिर पैक होकर ये विश्व भर के बाजारों में बिकने चला जाता है। यानी जो खर्च हुआ पानी, वो पानी जो कि एक ऐसा संसाधन था जिसे हम दोबारा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, दोबारा पैदा नहीं कर सकते, वो तो भारत का खर्च हुआ, मगर जो कमाई हुई वो लिवाइस और गैप जैसी कंपनियों की हुई, जो कि अमेरिकी कंपनियां थी। यानी कि जो उपनिवेशवाद था वो घूमकर दूसरे तरीके से फिर से आपके सामने आ गया है। तो सबसे पहले अगर पानी बचाओ की बात कर रहे हैं तो आपको अपनी जीन्स उतारनी होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा पानी इसी जीन्स में खर्च होता है। अब भाई जब बात पानी बचाने की शुरू हुई है तो वो तो आरओ तक पहुंचेगी ही। आपको तो पता ही है, आज भारत के करीब करीब हर घर में एक आरओ सिस्टम लगा हुआ होता है। आरओ सिस्टम से हम लोग पानी को प्यूरिफाई करते हैं पीने के लिए, शुद्ध करते हैं पीने के लिए। ये जो आरओ सिस्टम रिवर्स ऑस्मोसिस का सिस्टम होता है, इसके बारे में भारत में अधिकांश लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को पता होता है कि रिवर्स ऑस्मोसिस वहीं जरूरी है जहां पानी का टीडीएस काफी ज्यादा हो। जहां पानी का टीडीएस एक निश्चित सीमा से ऊपर नहीं है, वहां पर अगर आप आरओ सिस्टम इस्तेमाल नहीं भी करते हैं, साधारण फिल्टर इस्तेमाल कर लेते हैं, तो भी आपका काम चल जाएगा। इसके बावजूद भी भारत के हर घर में आरओ का इस्तेमाल होना वैसा ही है जैसा भारत के हर घर में आयोडाइज्ड नमक का इस्तेमाल होना। आयोडाइज्ड नमक भी हर व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं होता। कुछ क्षेत्रों में जहां पर कमी होती है आयोडीन की, और आयोडीन की कमी की वजह से घेंघा जैसे रोग होते हैं, वहां पर आयोडाइज्ड नमक की जरूरत होती है। बाकी पूरे भारत को आयोडाइज्ड नमक की जरूरत नहीं है, फिर भी हर जगह आयोडाइज्ड नमक चलता है। और आयोडाइज्ड नमक होने की वजह से हमारे नमक की कीमत, जो कि कुछ 2-3 रुपए किलो होनी चाहिए थी, वो आज की तारीख में 17 रुपए, 19 रुपए या उससे ज्यादा होती है। लेकिन चलिए, नमक की बात पर हम लोग बाद में आएंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं आरओ सिस्टम को। आरओ सिस्टम के बारे में हम सब लोग जानते ही हैं कि इसका 1 लीटर पानी साफ करने में, मतलब अगर आप आरओ से 1 लीटर पानी निकाल लेते हैं तो उसके लिए आरओ सिस्टम कम से कम 3 लीटर पानी बर्बाद कर देता है। एक जो दूसरा पाइप आरओ सिस्टम में लगा हुआ होता है, उस आरओ वाले सिस्टम के पाइप से लगातार पानी बह रहा होता है। आप 1 बोतल पानी भर के निकालेंगे तो आप पाएंगे कि काफी देर तक उसके बाद उस दूसरे वाले पाइप से पानी बहता रहा। बिल्कुल सही तरीके से जब आपका आरओ सिस्टम काम कर रहा हो, तब वो 1 लीटर पानी साफ करने में 3 लीटर पानी बर्बाद करेगा। यानी अगर आप घर में 5 लोग हैं, हर व्यक्ति ने 2-2 लीटर पानी पिया, तो पीने के लिए जो 10 लीटर पानी आपने दिन भर में निकाला, उसके लिए कम से कम 30 लीटर पानी बर्बाद हो गया है। ये हर दिन हो रहा है, और अगर ये हर दिन हो रहा है तो आप जोड़ सकते हैं कि साल भर में ये अमाउंट, ये वेस्टेज, ये बर्बादी कितने की होगी। इतना पानी बर्बाद कर देने वाले लोग अगर एक दिन पानी बचाने की बात करें तो बड़ा अजीब सा लगता है। पानी की जो ये बर्बादी होती है आरओ सिस्टम की वजह से, इसे बचाने के लिए, मतलब पानी की बर्बादी ना हो, इसके लिए जो तरीके सुझाए जाते हैं वो तरीके भी ध्यान देने लायक हैं। जो सबसे पहला तरीका सिखाया जाता है वो है कि आप अपने गमलों में इसे डाल दें। लेकिन ध्यान रहे कि गमलों में जब आप आरओ का जो वेस्टेज वाला पानी होता है वो डालेंगे तो वो इस लायक नहीं होता कि उससे सिंचाई की जा सके। इस पानी में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, टीडीएस इसका काफ़ी ज़्यादा होता है, ये खारा पानी होता है, और इसे अगर आप खेतों में डाल दें, सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर लें, तो इससे खेतों का नुकसान हो सकता है। मतलब आपका किचन गार्डन बर्बाद हो सकता है। आपके गमले जो हैं उसमें लगे हुए पौधे अगर नाजुक हों तो वो बहुत जल्दी मर जाएं, इसकी संभावना होती है। इसलिए इस पानी को उठाकर दोबारा इस्तेमाल करते समय इसे गमलों में डालने की सलाह कम ही दी जाती है, या थोड़ा जांच करने के बाद उसके बाद इसे गमलों में डालने की सलाह दी जाती है। दूसरा काम जो इनसे आप कर सकते हैं वो होता है बर्तन धोना।
करीबन 50-60 लीटर पानी अगर आप बाल्टियों में जमा कर लें किचन में तो उससे आप बर्तन धो पाएंगे। तीसरा जो तरीका इस्तेमाल करना बताया जाता है वो होता है फ्लश में इसे डाल देना। जो आपके टॉयलेट का फ्लश सिस्टम होता है, पानी डालने का सिस्टम होता है, उसमें आप इस आरओ के पानी को रीडायरेक्ट कर सकते हैं किसी तरीके से, जो कि प्लम्बिंग का एक बहुत बड़ा खर्चा होगा। आप भी जानते हैं कि किचन से आपके टॉयलेट को कनेक्ट करना पाइप के जरिए, जिससे ये वेस्ट पानी जो है वो बार बार फ्लश में जाता रहे, ये थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। अब अंतिम तरीके की बात आती है। अंतिम तरीके में इससे कार धोने और कपड़े धोने की बात की जाती है। तो कपड़े धोने के लिए तो इसे कम ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर इतने खारे पानी में आप डिटर्जेंट मिलाएंगे तो डिटर्जेंट कुछ खास असर नहीं करेगा और डिटर्जेंट जो होगा वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। पानी का खारापन मिटाने में ही कपड़े आपके धुलेंगे नहीं, साफ नहीं होंगे। कार धोने के लिए जरूर आप इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मुश्किल काम है, क्योंकि ये सारा पानी, ये 60 लीटर पानी आप रोज जमा करें, बाल्टियां लगाएं, किसी तरह से उसे गैराज तक ट्रांसपोर्ट करें उस पानी को, और उसके बाद इसका इस्तेमाल करें, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, कठिन काम है। तो ये भी नहीं होता, मोटे तौर पर ये पानी वेस्ट ही हो जाता है। यानी कि होली पर पानी की वेस्टेज करने की बात करने वाला आदमी अगर आपके सामने पड़े तो आप उससे ये भी पूछ सकते हैं कि क्या आपने अपने घर में आरओ वाटर प्यूरिफायर सिस्टम लगा रखा है, और उसके जवाब पर आप सिर्फ मुस्कुरा भर दें तो उसे समझ में आ जाएगा कि उसे आगे पानी की बर्बादी की बात होली पर करनी है या नहीं करनी है। क्योंकि आप जो तथाकथित बर्बादी पानी की कर रहे हैं वो तो बस एक दिन होली पर कर रहे हैं 50-60 लीटर पानी की, और वो 60 लीटर पानी साल के पूरे 365 दिन बर्बाद करता है। अब आ जाते हैं हम लोग उन मुद्दों पर जिन पर पानी बचाने की बात करते समय कहा जाता है कि आरओ का वेस्ट पानी आप यहाँ इस्तेमाल कर लें। तो आरओ का वेस्ट पानी जहाँ इस्तेमाल करने की बात हो रही थी वो खुद ही पानी के वेस्टेज के बहुत बड़े साधन है। पोर्टेबल वाटर यानी पीने योग्य पानी, जिसे इस्तेमाल किया जा सकता था कुछ लोगों द्वारा, बहुत ज़्यादा साफ नहीं होता, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन इस्तेमाल किया जा सकता है। खेती के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, दूसरे और कई कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उस पानी को आप फ्लश में बहा रहे थे या फ्लश में अभी भी बहा रहे हैं। आपके घर में, आपके वॉशरूम में जो फ्लश लगा हुआ है वो 20 लीटर का होता है, और उसमें पानी बचाने के लिए 1 लीटर पानी की बोतल पानी भरकर उसके अंदर डाल देने की सलाह दी जाती है। पानी की बचत करने वालों से अगर आप बात करेंगे तो ये तरीका भी वो सुझाएंगे। तो आपको पता है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने बाथरूम में ये वेट टॉयलेट जो होता है सिस्टम उसे लगा रखा है, फ्लश वगैरह लगा रखा है, तो वो वहाँ भी पानी की बर्बादी कर रहा है, और दिन में जितने बार टॉयलेट जाता है उतनी बार बर्बादी करता है। अब आरओ वाला जो वेस्ट वाटर था उससे कार धो लेने की बात कुछ लोग कर रहे थे, इसलिए कार धोने में पानी बर्बाद होता है या कार धोने में खराब पानी इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर भी आपका ध्यान चला गया होगा। एक बार कार धोने में अगर हम लोग ये मान लें कि 10 से 20 लीटर पानी इस्तेमाल होता है, तो किसी व्यक्ति ने अगर 2 कार रखी हुई है और दोनों कार को वो धोता है, दोनों गाड़ियों को हर रोज धोता है, सुबह धोना ही पड़ेगा। किसी भी बड़े शहर में इतनी धूल जम जाती है गाड़ी पर कि आप उसे सुबह धोए बगैर, एक बार उसके ऊपर पानी डाले बगैर अगर उसे लेकर निकलेंगे तो गाड़ी बड़ी ही गंदी लगेगी। तो 20 लीटर पानी जो वहाँ आप वेस्ट कर रहे हैं हर दिन गाड़ी को धोने पर, अगर 2 गाड़ियाँ या 3 गाड़ियाँ हैं कहीं आपके पास, तब तो शायद आप 50-60 लीटर पानी से ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं मिनिमम, और उस पानी के वेस्टेज को भी आपको बंद कर देना चाहिए। तो माय डियर मिस्टर लिबरल, आप जो होली के एक दिन के लिए ये ज्ञान देने भारतीय लोगों को आ जाते हैं कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, पानी बचाओ, उस ज्ञान को आप हर रोज इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले अपनी जीन्स उतार फेंकिए, उसके बाद अपने घर का आरओ सिस्टम उखाड़ के फेंकिए, फिर आपने जो कार ले रखी है उसे ले जाइए, और अपने बाथरूम से वो जो फ्लश वाला सिस्टम होता है उसे भी उखाड़ कर फेंक दीजिए। इतना करने के बाद जब आप बात करने आएंगे पानी की बचत के बारे में, तो हम जरूर आपकी बात सुनना चाहेंगे। जहां तक परंपरागत तरीकों की बात है, वहां अगर आप देखेंगे कि पर्यावरण बचाने में, पर्यावरण के संरक्षण में होली कैसे काम करती है, तो हम आपको बताना चाहेंगे लाई के बारे में। मतलब करीब करीब जनवरी में तिलकुट बनना शुरू होता है, उसी समय में लाई बनती है। ये चिवड़ा और मूढ़ी जैसी चीज़ों की बनती है, और इसे बनाने के लिए यही मौसम सही होता है। यही मौसम क्यों सही होता है? ये मौसम इसलिए सही होता है क्योंकि इस वक्त पछुआ हवा चल रही होती है, पश्चिम से हवाएं चल रही होती हैं। ये हवा
काफ़ी सूखी होती है, इसमें आर्द्रता का नामो निशान तक नहीं होता और इस हवा के चलने से जो पेड़ से टूटी हुई टहनियाँ होती हैं, लकड़ी के टुकड़े होते हैं, खुले में रखा हुआ पुआल यानी पराली जो होती है वो, ये सारी चीज़ें काफ़ी सूख जाती हैं। इनमें जो भी आर्द्रता होती है वो इस हवा के बहने पर निकल जाती है। इसीलिए सिर्फ इसी मौसम में लाई और तिलकुट जैसी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, पूरे साल भर नहीं बनाई जा सकती। अब ये हवा जब चल चुकी होती है पूरे मार्च तक, तो क्या होगा, जो भी इधर उधर टूटी पड़ी टहनियाँ होंगी, जो भी लकड़ी के टुकड़े होंगे, फालतू पड़ी हुई चीज़ें होंगी, बाहर कागज और ऐसी दूसरी रद्दी जो ज्वलनशील होती है वो अच्छी तरह सूख चुकी होती है। इनमें आपस में रगड़ होने से आग लगने की संभावना होती है। और अगर आप वन विभाग और अग्निशमन विभाग के नोटिस जो आते हैं, जो प्रचार वगैरह आते हैं, उनको देखें तो करीब करीब इसी मौसम में, मार्च अप्रैल के मौसम में वो लोग विज्ञापन देना शुरू करते हैं कि इस वक्त आग लग सकती है, इसलिए पानी की भरी हुई बाल्टी, रेत से भरी हुई बाल्टियां, ये सब आप अपने पास रखना शुरू कर दें ताकि अगर कहीं आग लग जाए तो उसे जल्दी से जल्दी बुझाया जा सके। इसी मौसम में हिंदू क्या करते हैं, हिंदू इधर उधर पानी छिड़कना शुरू करते हैं। घर के सामने, दरवाजों के सामने पानी छिड़क कर झाड़ू लगाते हुए आपको गाँव में दुकानदार अक्सर नजर आ जाएंगे। गाँव में जो घर होते हैं उनके सामने भी पानी का छिड़काव सुबह शाम करके और उसके बाद महिलाएं झाड़ू लगा रही होती हैं। ऐसा अगर आपको गाँव से गुजरने का मौका मिले तो आसानी से दिख जाएगा। इसी मौसम में होली मनाई जाती है और होली मनाते समय आप करते क्या हैं, जितनी भी फालतू पड़ी लकड़ी होती है, गांव में इधर उधर पड़ा हुआ वेस्ट होता है जो जलाया जा सके, जलावन के काम आ सके, उस सब को इकट्ठा किया जाता है और होलिका दहन के नाम पर उसे जला दिया जाता है। जब गांव के सारे लोग इकट्ठा होकर अपनी निगरानी में उसे जला रहे होते हैं तो आग कहीं और फैल पाए, उस लकड़ी से, उस फालतू पड़े कचड़े से जो भी आग का ईंधन हो सकता था, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके गाँव वालों ने जला दिया है। तो इससे होगा क्या, अगर आग कभी लगी भी तो गांव की तरफ आने पर आग को ईंधन थोड़ा कम मिलेगा, आग थोड़ी कम फैल पाएगी। इसका इंतजाम आपने कर दिया। इसी तरह जब आप पानी का छिड़काव करते हैं, होली पर पानी एक दूसरे पर डालते हैं, इधर उधर छिड़कते हैं, तो वातावरण में जो आर्द्रता की कमी हो गई थी, पानी की कमी हो गई थी, जो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी थोड़ी कम हो गई थी, उसे अपने स्तर पर आपने निपटाने का प्रयास किया। यानी कि आग न लगे इसका प्रबंध परंपरागत एक तरीके से हो जाता है। तो जो परंपरागत हमारे त्योहार हैं वो पर्यावरण का संरक्षण करते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं। जबकि आपको जब समझाया जाता है लिबिर गिरोह, मेरा मतलब है लिबरल गिरोह, जब आप में डाल देंगे गोली, समझे? हम वो गुड्डू नहीं है जो लिबिर करते थे, हमारी मम्मी को चाहिए फुल इज्जत। मतलब है लिबरल गिरोह जब आपको ये समझाता है कि पानी आप बर्बाद कर रहे हैं होली पर, तो असल में ऐसा होता नहीं। असल में पानी को इस वक्त छिड़कने से आप आग लगने से बचाव कर रहे होते हैं। उम्मीद है इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे और अगली बार जब कोई आपसे होली पर पानी बचाव की बात करने आए तो कम से कम उसे जीन्स उतार लेने तो जरूर कहेंगे।